webinar portal. Today we have a session of installation and commissioning of generator, which is given by Parth Patel. So Mr. Parth Patel is working as a executive engineer in L&T Limited. He is an alumnus of Parlour University. He has completed his diploma in 2016 with distinction grade, and he placed as a junior engineer in L&T Limited in 2016. He handled lots of work in the L&T Limited, like installation and maintenance work of a power plant, and currently he is as a project in charge in the L&T Limited. So as a present in charge, he handling planning and execution of project work. So Mr. Parth Patel, please continue your sessions on the topic of installation, commissioning of generator. Thank you, Mujahid sir. Good morning, everyone. So we are starting the presentation for installation and commissioning of generator. मैं बोलना चाहूंगा कि ये प्रेजेंटेशन जितना भी प्रेजेंटेशन है वो सब सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स या जनरेटर्स के ऊपर में है, जिसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 660 मेगावाट से ज्यादा ही रहता है, मोस्टली 660 मेगावाट से ज्यादा रहता है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड मुझे सर. जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल. टू साइन वेव सिंक्रोनस जनरेटर. सिंक्रोनस जनरेटर में ये रहता है कि रोटर को मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली या एक्साइटर से प्रोवाइड किया जाता है. वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर का मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर का कॉइल को जब कट करता है, देन ईएमएफ कंडक्टर के अंदर में इंड्यूस होता है और वो हम उसको ग्रिड पे रिलीज करते हैं. नेक्स्ट. जनरेटर में ये बड़ा कैपेसिटी का जनरेटर है, तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग तरह का कूलिंग मेथड यूज करना पड़ता है. तो हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप का कूलिंग मेथड यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी. तो उसमें दो तरह के कूलेंट्स रहते हैं, एक प्राइमरी कूलेंट एंड एक सेकेंडरी कूलेंट. प्राइमरी कूलेंट मेन रहता है जो जनरेटर को कूल करेगा, जैसे कि लिक्विड मीडियम के थ्रू हो सकता है, एयर मीडियम के थ्रू हो सकता है, और मे बी गैस जो मशीन का टेम्परेचर डाउन करेगा. एंड सेकेंडरी कूलेंट एक होता है जो कूलेंट है मशीन को कूल करके वो हीट एब्जॉर्ब करके जब वो मशीन से बाहर की तरफ में आता है तो वो खुद एक अपने में एक हीट ले चुका होता है, वो खुद ही एक हीट गेन कर चुका होता है. तो उसको कूल करने के लिए वापस जनरेटर के अंदर जाने से पहले कूलिंग करने के लिए उसको खुद को ठंडा करना पड़ता है. दैट इज वाई वी यूज सेकेंडरी कूलेंट. उसमें भी हम लोग वो आइदर एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी. ओके, तो उसको हम लोग हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं. जैसे पावर प्लांट में कूलिंग टावर्स का यूज होता है, जो टरबाइन में आने वाली स्टीम को ठंडा करके वापस अंदर भेजता है और वो खुद भी पानी गर्म होके कूलिंग टावर के थ्रू ठंडा होता है. नेक्स्ट सर. कूलिंग सिस्टम. हम लोग कैसे कूलिंग सिस्टम डिसाइड करता है, वो जनरेटर का रेटिंग के ऊपर में, मॉडल नंबर के ऊपर में, एज यू अवेयर कि हम कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर मॉडल नंबर, सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है. तो उसमें सेम जनरेटर का भी एक मॉडल नंबर, सीरियल नंबर रहता है. उसमें एग्जांपल है IC8A1W7. तो उसमें जो फर्स्ट है वो उसका कूलिंग सिस्टम का सर्किट अरेंजमेंट के हिसाब से रहता है. जैसे आई है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोज लूप सर्किट को, जो उसमें हम लोग क्लोज लूप यूज करेगा, ओपन लूप यूज करेगा, उसके हिसाब से वो फर्स्ट कैरेक्टर्स आता है. सेकंड दो कैरेक्टर्स आता है उसका प्राइमरी सर्किट किसका है, मतलब क्या चीज से बना हुआ है. आइदर इट इज फॉर एयर, इट इज फॉर वाटर, इट इज फॉर गैस. एंड देन जो AN1 लिखा हुआ है वो सेकेंडरी सर्किट को रिप्रेजेंट करता है कि सेकेंडरी सर्किट क्या चीज से बना हुआ है और कैसे वो कूलिंग यूज कर रहा है. ओके, नेक्स्ट.
इसमें उसको डिफाइन कर, उसका एक स्टैंडर्ड लोड चार्ट जैसा रहता है, उसमें क्या क्या चीज रहता है, क्या क्या हमारा फंक्शन है। जैसे उसका आई है वो क्लोज लूप के लिए हो गया, सी वो हमारा प्राइमरी सर्किट बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8 है वो प्राइमरी सर्किट में वो क्या माउंटेड है, मतलब कूलिंग सिस्टम है वो, वेदर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मशीन, वेदर इट इज इनबिल्ड, वो या तो वो फील्ड से कूलिंग ले रहा है। तो इस 8 नंबर लिखा है तो आप टेबल के थ्रू चेक कर सकते हैं, मशीन माउंटेड हीट एक्सचेंजर, मतलब वो ऑलमोस्ट मशीन के ऊपर ही माउंटेड रहता है। जैसे गैस कूलर है वो मशीन के ऊपर ही माउंटेड रहता है फॉर ब्लोअर टाइप का। देन उसका सेकेंडरी सर्किट है, ए है, सेकेंडरी सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। उसका कैरेक्टर हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें टेबल के हिसाब से आप देख सकते हैं। ए इज फॉर एयर, F is for ferron, H is for hydrogen, N is for nitrogen. मोस्टली हम लोग इनर्ट गैस को यूज करना प्रीफर करते हैं। ऑयल भी रहता है लेकिन ऑयल जनरेटर में हम लोग जनरली यूज नहीं करते बिकॉज वो फ्लेमेबल हो सकता है। और जो उसका 1 नंबर है वो अलग अलग 1 से लेकर 9 नंबर तक अभी हमारे पास में मौजूद है। वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है कि वो क्या चीज से कूल होगा, मतलब सर्कुलेशन उसका किस तरह का होगा। वो एक होता है फ्री सर्कुलेशन होता है, एक सेल्फ सर्कुलेशन होता है, एक हमको फोर्स सर्कुलेशन देना पड़ता है ब्लोअर के थ्रू, या तो एक उसको हमको सेपरेट मीडियम देना पड़ता है, वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। Now we are entering to back. Now we are entering to our generator main session, cooling system। हमारा प्राइमरी कूलेंट स्टेटर के लिए, प्राइमरी कूलेंट हम लोग यूज करता है वाटर को। प्राइमरी कूलिंग के लिए हमको क्या क्या, मतलब क्या चीज को हमको कूल करना है, वो है हमारा जनरेटर कॉइल, जनरेटर का स्टेटर कॉइल। तो हमारे यहाँ स्टेटर कॉइल को क्लोज लूप में कूलिंग किया जाता है, उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर को। हम इसमें नॉर्मल पानी यूज नहीं कर सकता बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट यूज नॉर्मल वाटर। हम उसको डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं, जो प्लांट में ऑलरेडी बॉयलर्स और अदर कूलिंग सिस्टम के लिए ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। तो वो डीमिनरलाइज वाटर को ही हम लोग स्टेटर का कॉइल कूलिंग करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंडरी कूलेंट करके सेकेंडरी कूलेंट को हम लोग यूज करते हैं, वो क्लोज लूप है, तो पानी को कूलिंग करने के लिए अलग से ब्लोअर भी रहता है जो पानी को कूल करता है। नेक्स्ट। यहां पे आप फोटो में देख पा रहे हैं स्टेटर का वाइंडिंग। स्टेटर का जस्ट एक कोर की तरफ से जो वाइंडिंग है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। हमारा स्टेटर कैसा रहता है, उसके ऊपर में कॉइल कैसा रहता है। इसमें कॉम्बिनेशन वाइंडिंग रहता है होलो स्ट्रैंड्स का एंड रिजिड स्ट्रैंड्स का। होलो स्ट्रैंड्स के अंदर में से, कंडक्टर के अंदर में से पानी पास, डीमिनरलाइज वाटर पास होता है, जो उसको कूलिंग करता है, हीट उसका कॉइल्स का हीट एब्जॉर्ब करता है एंड वाटर वो फिर बाहर सर्कुलेट होने के लिए जाता है खुद को कूलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ होलो ट्यूब्स एंड स्ट्रैंडेड ट्यूब्स वो दोनों यूज करता है। प्लस होलो ट्यूब्स एंड सॉलिड स्ट्रैंड यूज करने से एक और भी फायदा है, हम एडी करंट लॉसेस भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग होलो स्ट्रैंड यूज करके हम उसका कंडक्टर का एरिया कम कर रहा है। नेक्स्ट। ये एग्जांपल, जो सैंपल फोटो है स्टेटर कोर। हमारा स्टेटर कोर कैसे रहता है, उसमें इस तरह के से रोटर में उसमें ये जो अभी होल्स दिख रहे हैं कुछ, तो उसमें 3 बड़े होल्स है, वो उसका माउंटिंग्स के लिए है, स्टेटर को फिटिंग असेंबली करने के लिए। और जो बाकी जो छोटे छोटे होल्स है वो आगे आपको बताऊंगा कि वो एयर गैप वो स्टेटर को कूलिंग करने के लिए एक फंक्शन करता है, उसके लिए भी है, वो आगे आपको स्लाइड्स में पता चलेगा। नेक्स्ट। ये असेंबली, स्टेटर का असेंबली कैसे होता है उसका है। उसमें माउंटिंग्स किया जाता है 3 नट बोल्ट के थ्रू, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर
लेयर रख के उसको असेंबल किया जाता है। नेक्स्ट, ये थ्रू आउट बोल्ट है जो स्टेटर को एक साइज का बनाना पड़ता है उसका कंडक्टर का फिक्सिंग करने के लिए। तो थ्रू आउट बोल्ट ऐसे लगाया जाता है, उसको प्रॉपरली इंसुलेशन किया जाता है। जहां पे नट लगाना है उसको फिक्स करने के लिए वो वाला एरिया छोड़ के बाकी सब पार्ट्स को इंसुलेशन किया जाता है प्रॉपरली, ताकि उसका कोई कनेक्टिविटी ना रहे कंडक्टर के थ्रू। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ये स्टेटर कॉइल जो है उसका एंड का कंस्ट्रक्शन एरिया है। यहाँ पे अलग अलग तरह के होस मैनीफोल्ड्स यूज किए जाते हैं जो कंडक्टर्स के अंदर में पानी पहुंचाने का काम करता है। कंडक्टर्स का होल्स के अंदर में उसमें रेडियल टाइप का भी रहता है एंड एक्सियल टाइप के होस रहता है। रेडियल टाइप मोस्टली कंडक्टर के नजदीक में रहता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वहां पे रेडियल टाइप के रहते हैं। और एक्सियल टाइप और आउटर के तरफ में रहता है जहां पे बेरिंग की वजह से उसको लॉस भी हो सकता, उसको डैमेज ना हो, इसके लिए वहां पे फ्लेक्सिबल टाइप के होस रहते हैं। वो जो थर्मल एक्सपांसन, जो हीटिंग की वजह से जो एक्सपांसन होता है उसको भी वो रिड्यूस वहां पे करता है, क्योंकि वो थर्मल एक्सपांस की वजह से रेडियल टाइप रहने से वो डैमेज हो सकता है, तो वहां पे वो भी यूज होता है। नेक्स्ट सर, ये स्टेटर का एक लूप है जिसमें रोटर ऑलरेडी अभी बाहर की तरफ में निकला हुआ है, ठीक है। इसमें आप कूलिंग वाटर मैनीफोल्ड्स देख सकते हैं, जो सर्कुलर राउंड ट्यूब है उसमें से बहुत सारी ट्यूब्स जाके कंडक्टर के अंदर में मैच हो रही है, कंडक्टर के अंदर में वो टच हो रही है। तो इसको दो जगह से इसको पानी फीड होता है, डीमिनरलाइज वाटर फीड होता है मैनीफोल्ड को, और वहां से वो कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये ऐसा वाला सिस्टम बनाया गया है। और वहां पे एक होस रहता है फ्लेक्सिबल टाइप के, जो अभी आगे के इसमें ड्राइंग में देखा वैसे ही फ्लेक्सिबल होस यहाँ पे रहता है। वो इंसुलेटेड, जो थर्मल एक्सपांसन के लिए फ्लेक्सिबल रहता है और वो इंसुलेटेड रहता है। नेक्स्ट, इसमें जो व्हाइट कलर के आपको होस दिख रहे हैं थोड़े, उसके ऊपर में इंसुलेशन किया हुआ है प्रॉपरली, वो थर्मल गर्मी को एब्जॉर्ब करता है वो लोग, वहां पे उसके लिए लगे हुए हैं टेफ्लॉन होसिस। नेक्स्ट, ये मैनीफोल्ड का एक्चुअल ओवरव्यू है। इसमें दो जगह से पानी फीड होता है, कंडक्टर के अंदर में जाने के लिए ट्यूब लगाई जाती है छोटी छोटी, और ऐसे ट्यूब को असेंबल किया जाता है एंड देन मेन जनरेटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, और अभी है रोटर का कूलिंग। अभी स्टेटर का कूलिंग तो वाटर के थ्रू हम लोग डीमिनरलाइज वाटर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन रोटर का कूलिंग भी जरूरी है। रोटर में भी ऑलमोस्ट नॉट इक्वल टू स्टेटर, बट ऑलमोस्ट उसमें हीट तो जनरेट होता ही है। तो रोटर तो रोटेटिंग पार्ट है, उसमें हम लोग कोई होस के थ्रू पानी फीड नहीं करवा पाएंगे, ना ही हम कोई लिक्विड यूज कर पाएंगे उसमें। तो उसके लिए हमको या आइदर एयर मीडियम चूज करना पड़ेगा, आइदर हमको गैस मीडियम चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे चूज किया है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से उसको चूज किया गया है। जैसे डेंसिटी है उसका, वो एयर से कम है, प्लस पानी से तो बहुत ही कम है, पानी से जो बहुत ही कम उसका डेंसिटी है। थर्मल कंडक्टिविटी उसका पानी से कम है लेकिन एयर से ज्यादा है, तो हम लोग इसीलिए हाइड्रोजन को वहां पे प्रिफर कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वाटर से बहुत कम है लेकिन एयर से ज्यादा है। उसका हीट ट्रांसफर रेशियो है वो एयर से और पानी से दोनों से कम है, बट हम वहां पे एयर को यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे और 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसके साथ में मैच नहीं करता है। वो सपोर्ट करता है कि कंबसन को कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो वो तब तक वो उसमें कोई भी तरह से कंबसन या फायर हैजार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मतलब हमारा कंडक्टर्स है और जनरेटर का और भी कुछ मेटालिक मटेरियल्स है। अगर
ऑक्सीजन उसमें रहेगा तो वो उसको कोरोजन लगा देगा या जंग लगा देगा पार्ट्स को, वो पार्ट्स डैमेज करेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा करता नहीं है। दैट इज वाई इतना कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से हम लोग उसको चूज किया है हाइड्रोजन कूलिंग के लिए। तो रोटर कूल होता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस से। नेक्स्ट सर। तो हाइड्रोजन हम प्राइमरी कूलेंट यूज कर रहे हैं एज अ रोटर का, जनरेटर का रोटर का प्राइमरी कूलेंट यूज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इसमें एक ही जगह पे यूज कर रहे हैं जब इसमें हाइड्रोजन फिलिंग करना होता है तब, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दोनों का एक साथ में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होने से वो ब्लास्ट कर सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे ही। दैट इज वाई जब हम लोग स्टेटर को एक बार ओपन करते हैं रोटर फिटिंग करने के लिए, तो पहले रोटर फिटिंग किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है एनी कोई लीकेज है कि नहीं है। देन उसमें पहले तो उसमें से ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन तो अंदर पहले से प्रेजेंट हो गया एटमोस्फियर का, ठीक है, उसको सील प्रूफ बना दिया, फिर भी उसमें ऑक्सीजन तो अंदर है ही, तो हमको वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स नहीं करना है। तो पहले हम लोग क्या करेगा, पहले उसको एक तरफ से दो ओपन स्लॉट्स रहेगा जहां से फिलिंग होता है और डिस्चार्ज होता है गैस का। तो फिलिंग की तरफ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पहले अंदर भरना शुरू करेंगे, एक तरफ से वो ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अभी ऑक्सीजन पूरा बाहर हो चुका है, वो आप एक मीटर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अभी बहुत कम है। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाएगा, देन आप सेकंड लूप को बंद कीजिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कनेक्ट करके हाइड्रोजन का लाइन को कनेक्ट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक इनर्ट गैस भी है, इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ इतना जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता है। तो अभी जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरना शुरू किए थे, सेम तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बाद उसको हाइड्रोजन भरना शुरू करेंगे ताकि अंदर ऑक्सीजन के साथ वो टच नहीं हो। तो एक तरफ से हम लोग हाइड्रोजन का फिलिंग करते जाएंगे, दूसरी तरफ से वो कार्बन डाइऑक्साइड खाली होता जाएगा। एंड जब आप मीटर से चेक करेंगे कि आप हाइड्रोजन फुल भर चुका है, देन आप दोनों एंड को सील कर देंगे, वो हाइड्रोजन एक बार अंदर भर गया, देन उसको वो जल्दी ओपन नहीं करते। अगर हम लोग मेंटेनेंस में लेते हैं जनरेटर को, जनरली हम लोग मेंटेनेंस में लेते हैं, शट डाउन जॉब में मेंटेनेंस में लेते हैं, तो जब आप जनरेटर का रोटर को एक बार बाहर निकालते हैं, तब आपको फिर से उसका पावर प्लांट इंजीनियर्स जो या ऑथोराइज ओईएम है उससे आपको उसका चेकिंग करवाना पड़ता है। जब गैस फिलअप करते हैं, एनी लीकेजेस है को चेक करवाना पड़ता है, तो इसलिए वो सिर्फ शटडाउन के टाइम पे ही और डीमिनरलाइज वाटर है वो हम लोग गैस का सेकंड एज ए यूज कर रहे हैं रोटर के लिए। ओके, उसका स्पेसिफिक एक्सप्लोजिव रेंज H2 इन एयर वो 4 to 75% बाय वॉल्यूम, प्योरिटी 95% है उसका H2। जब हाइड्रोजन हम भरेंगे तो उसका कुछ सर्टेन प्रेशर रहता है, तो वो 5 बार पर ग्राम रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम कुछ ऐसा प्रेशर, स्पेसिफिक प्रेशर पे ही अंदर में भरा जाता है ताकि वो कुछ पार्ट्स को बाय रोटेटिंग वो डैमेज ना कर दे। तो CO2 का प्रेशर 0.5 to 2 बार पर ग्राम रहता है। और जब हाइड्रोजन जब कूलर में इनलेट के टाइम पे उसका 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और आउटर कूलर से आउटलेट के पास में 45 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं रोटर कॉइल्स। रोटर कॉइल्स को आप ऐसे एडजस्ट करते हैं, जस्ट मिनट। रोटर कॉइल में एक सॉलिड कॉपर स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है, जो उसमें होलो टाइप स्लॉट्स बने रहते हैं। वो स्लॉट्स इसलिए एडी करंट्स को कम करने के लिए उस चैनल्स इसलिए बनाए जाते हैं। वो चैनल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन का पास के लिए वो चैनल्स छोड़े जाते हैं। वो स्लॉट्स स्ट्रिप इसलिए यूज करते हैं ताकि उसमें एयर गैप बना रहे। ओके,
और यहाँ पे हाइड्रोजन का आप देख सकते हैं, उसमें ब्राउन कलर का कॉपर है, कॉपर स्ट्रिप्स है, और उसके बीच में व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं वो होल हुए, जिसके अंदर से वो गैस पास होने वाली है, हाइड्रोजन गैस। वो यहाँ से पास होती है, और जहाँ पे बेरिंग एंड के पास में कॉपर स्ट्रिप्स जहाँ पे रहती है, वहां पे होल्स छोड़े हुए रहते हैं, वहां से गैस बाहर निकल जाती है कूलर की तरफ जाने के लिए। और ये एक जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कूलिंग होता है, ऐसा वाला सिस्टम है। डायरेक्ट हाइड्रोजन कॉपर को टच करके जाते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट कूलिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रोटर कॉइल एंड वेंटिलेशन। जैसे आपको मैं बोला, बेरिंग एड की तरफ में इसको वर्टिकल, आप लेफ्ट हैंड साइड में फिगर में देख सकते हैं, बेरिंग एंड की तरफ में वर्टिकल होल्स छोड़े हुए रहते हैं, जहां से वो वेंटिलेशन मतलब हाइड्रोजन गैस कंडक्टर के थ्रू पास होके वो वहां से बाहर आके वो कूलर की तरफ में वापस जा सकता है। तो उसका यही वाला सिस्टम रहता है। राइट हैंड साइड में टॉप फिगर में देखिए, जब गैस पास होता है कंडक्टर्स के थ्रू, देन वर्टिकल होल्स के थ्रू पास होके फिर वापस वो कूलर की तरफ में बढ़ जाता है आगे में। नेक्स्ट, वेंटिलेशन कैसे होता है उसमें, कूलिंग गैस का उसका फ्लो है ऐसे वाला, मैं जो पहले फिगर में बताया वैसे ही इसमें फ्लो डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं, ये टिपिकल जनरेटर का लुक, ये ऑलमोस्ट जनरेटर इसी तरह का रहता है, उसी में सब कुछ माउंटेड, जैसे कूलिंग सिस्टम, गैस कूलर असेंबली, वो सब इसी में माउंटेड रहता है। ब्लोअर यहाँ पे शो किया होगा शायद, ब्लोअर फिगर में, हाँ, ब्लोअर एक्साइटर के साइड में ब्लोअर शो किया हुआ है। तो उसमें गैस का फ्लो है, रोटर का एक्साइटर के साइड से और रोटर का टरबाइन के साइड से, दोनों तरफ से गैस फ्लो होता है, ब्लोअर के पास जाता है, ब्लोअर उसको जनरेटर के अंदर में ब्लो करता है, वो रोटर का एयर गैप, और स्टेटर में जो मैं आपको बताया था उसका फील्ड में जहां पे होल्स रहता है, वो स्टेटर का एयर गैप से भी पास होता है धीरे धीरे, एंड वो अपना हीट एब्जॉर्ब करता है, स्टेटर का हीट एब्जॉर्ब करके खुद में हीट एब्जॉर्ब करके वो वापस सेकेंडरी ब्लोअर की तरफ में जाता है, देन वो गैस कूलर में चला जाता है। अब नीचे फ्लो डायग्राम मेंशन किया हुआ है, वहां से सबको ब्लोअर में आता है, ब्लोअर से वो वापस में जाता है, गैस कूलर में वो ठंडा होता है। जब गैस कूलर में जब तब उसका टेम्परेचर 60-70 डिग्री के अराउंड में रहता है। वो ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस कूलिंग होता है गैस कूलर में, एंड देन वापस वो रोटेशन में आ जाता है कूलिंग करने के लिए। नेक्स्ट, ये एक्चुअली जनरेटर इस तरह का लुक आता है उसका। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ में येलो कलर में आप देख रहे हैं, वो जनरेटर का आउटपुट टर्मिनल्स है, तीनों फेज विथ न्यूट्रल, वो आउटपुट टर्मिनल से आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो ब्राउन कलर से जो है वो स्टेटर कोर्स है, उसी के अंदर में कंडक्टर्स लगे, उसमें रेड कलर से बाहर की तरफ में मैनीफोल्ड निकल रहे हैं, वाटर का इनलेट भी है। इसमें दो तरफ में, एक एक्साइटर साइड और एक टरबाइन साइड। इसमें ही मैं आपको जो पहले बताया था, इसमें मशीन माउंटेड कूलिंग सिस्टम है। तो राइट हैंड साइड पे स्काई ब्लू कलर में मेंशन किया हुआ है, और आप नीचे व्यू फ्रॉम एक्साइटर साइड में भी देख सकते हैं कि कहाँ पे वो गैस कूलर्स लगे रहते हैं। वो आपको बाहर की तरफ में नहीं दिखेंगे, ये मशीन का ही एक पार्ट है, वो मशीन के अंदर में ही इनबिल्ट होके आता है बाय मैन्युफैक्चरर। और ये डिजाइन है वो मित्सुबिशी एंड हिटाची का है। नेक्स्ट, कूलिंग सिस्टम वेंटिलेशन कैसे है, उसका एयर सर्कुलेशन कैसे है। जैसे फैन से वो आया,
फैन से ब्लोअर उसको ब्लो करता है स्टेटर के अंदर में, वो रोटर से होते हुए स्टेटर से होते हुए बाहर कूलर की तरफ में जाता है, वो कूलर के थ्रू पास होता है एंड देन वो कूलिंग करके वापस ब्लोअर के थ्रू वो वापस इन जाता है कूलिंग करने के लिए। वो एयर का कूलिंग सिस्टम है। हाइड्रोजन के लिए आप नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में देख सकते हैं, वो कूलर साइड पे रखे हुए हैं, वहां से वो ब्लोअर के थ्रू पास होता है स्टेटर के अंदर में और रोटर के एयर गैप के बीच में। वहीं से वो रोटर का एयर गैप से ही वो सर्कुलेट होके वापस कूलर में आता है, कूलर से कूल होके वापस गैस को स्टेटर और रोटर में जाता है। नेक्स्ट। अलाउेबल लोड पार्ट्स ऑफ कूलर आउट ऑफ सर्विस। हम लोग यहाँ पे कितना कूलर मतलब बैठाते हैं वो रेटिंग के ऊपर से डिसाइड होता है और लोड के ऊपर में भी डिसाइड होता है। हम लोग कूलर का क्वांटिटी हमको जैसे इस पर्टिकुलर जनरेटर के लिए 3 कूलर हमको चाहिए, बट हम लोग एक एक्स्ट्रा स्पेस में रखता है इन केस ऑफ एनी माल फंक्शनिंग इन एनी ऑफ द कूलर। ओके, तो जिसमें क्रॉस मार्क किया हुआ है वो इन सर्विस है और जो ब्लैंक है वो आउट ऑफ सर्विस है। अगर आपका लोड 90% 100 में से आपका लोड 90% लोड अचीव किया हुआ है आपका जनरेटर ने, देन आपका एक ही सर्विस आउट ऑफ सर्विस रहेगा, बाकी 3 वर्किंग में रहेगा। 80% लोड में 2 आउट ऑफ सर्विस रहेगा और 2 वर्किंग में रहेगा, और 65% लोड में आपका 2 वर्किंग में रहेगा और 2 आउट ऑफ सर्विस रहेगा। लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से जो उसका माउंटिंग्स है, लेफ्ट हैंड साइड एक्साइटर की साइड में दो कूलर रहते हैं और टरबाइन की तरफ में 2 कूलर रहते हैं। तो जो राइट हैंड साइड पे जो है वो टरबाइन की तरफ का मेंशन किया हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ में है वो एक्साइटर की तरफ का मेंशन किया हुआ है। ओके, तो 90% लोड रहने से वो टरबाइन की तरफ के दोनों ऑपरेट करना है, 80% रहने से दोनों तरफ का एक ऑपरेट करना है। और लोड अगर कम है तो हम टरबाइन की तरफ का बंद कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज टरबाइन की तरफ में हीट ज्यादा रहती है तो वो कूलर को भी इफेक्ट करता है। दैट इज वाई हम लोग एक्साइटर की तरफ का ब्लोअर चलाना जल्दी प्रिफर करते हैं, क्योंकि टरबाइन की तरफ में उसे प्लस उसका हीट भी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट। थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मटेरियल्स, उसका डिफरेंट क्लास डिफाइन किया हुआ है एज पर आईएसओ। अगर 90 डिग्री के नीचे है तो 70 क्लास का चाहिए। पहले उसका क्या डेजिग्नेटेड इंसुलेशन नेम से पहले YAF अलग अलग। आप मोटर्स में पहले भी आप मोटर्स का खास करके आप जनरेटर में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मोटर्स का इंसुलेशन देखते थे, F और K टाइप के इंसुलेशन यूज होते थे उस टाइम पे। F है, B है, E है, लेकिन अभी वो क्लास अभी नया आईएसओ अपडेटेशन में वो चेंज हुआ है। अगर टेम्परेचर उसका थर्मल एफिशिएंसी उसका, जस्ट अ मिनट। Yes. Hello. Sorry, it was network issue.
हाँ, तो इसमें अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर में अलग अलग उसका थर्मल क्लास डिफाइन किया हुआ है, जो टेबल के हिसाब से 120 डिग्री से ज्यादा और 130 डिग्री से कम, मतलब उसकी रेंज में रहेगा तो उसका थर्मल क्लास है 120, 155 टू 180 तो 155, 180 टू 200 तो 180 थर्मल क्लास का इंसुलेशन यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेशन मटेरियल क्या क्या हमारा यूज करना है वो इसमें टेबल के हिसाब से दिया हुआ है। नेक्स्ट सर। रेफरेंस और रेफरेंस कूलेंट क्या क्या हम लोग यूज कर रहा है, जैसे प्राइमरी कूलेंट है हमारा एयर, तो उसका इनडायरेक्ट कूलिंग है हमारा, उसका सेकेंडरी कूलर हमारा कुछ है नहीं। एयर के लिए हम लोग कोई सेकेंडरी कूलर रखते नहीं है, वो फिल्स के थ्रू वापस वो अपने आप एम्बिएंट टेम्परेचर पे आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन है वो भी हमारा इनडायरेक्ट है, वो लूप होके स्टेटर के थ्रू जाता है, वो हीट एब्जॉर्ब करके वापस कूलर के थ्रू कूल होके वापस आता है। उसका सेकेंडरी कूलर एज अ हम यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम लोग कूल करने के लिए कूलर यूज करते हैं। वो कूलर में हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज करते हैं। वो वाटर के थ्रू, वाटर के अंदर में ट्यूब्स जो उसकी गैस की जो ट्यूब्स रहती है वो वाटर में पूरी डूबी हुई रहती है। गैस उसमें से पास होके वो अपना हीट एक्सचेंज कर लेता है विथ वाटर। वो ऑलमोस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर पे या उसका इनलेट टेम्परेचर जो है उसके ऊपर में रेफरेंस कूलेंट में रखा जाता है। या तो कोई और लिक्विड है, जैसे लिक्विड हम लोग वाटर है या एनी ऑफ काइंड ऑफ ऑयल हम लोग जो यूज करते हैं, वो डायरेक्ट कूलिंग है, वो कंडक्टर्स को टच करते हुए जाता है। दैट इज वाई जैसे वाटर जो स्टेटर में जो कूलिंग है वो डिमिनरलाइज्ड वाटर के थ्रू होता है, वो कंडक्टर को टच करके जा रहा है, दैट इज वाई वो डायरेक्ट कूलिंग, और उसको भी एम्बिएंट टेम्परेचर पे फिल किया जाता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। ये जनरेटर का टेम्परेचर क्लास क्या कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ रेटिंग्स के हिसाब से करते हैं। जैसे कि उसका एसी वाइंडिंग्स है और उसका वो 500 मेगावाट का है या 500 मेगावाट या उससे नीचे है, तो उसके लिए क्या क्या हम लोग पैरामीटर्स ये करते हैं। तो उसका टेम्परेचर के लिए उसका रेजिस्टेंस प्लस जस्ट मिनट टेम्परेचर, उसका रेजिस्टेंस और उसका एस्टिमेटेड उसका एम्बिएंट टेम्परेचर डिटेक्टर से उसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। वो एक टेबल टाइप है जो आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रूव्ड टेबल टाइप है, उसके हिसाब से हम लोग उसका इंसुलेशन और टेम्परेचर क्लास डिसाइड करते हैं। उसमें से ये एक टेबल का स्क्रीनशॉट इसमें लिया हुआ है। नेक्स्ट सर। जनरेटर के अंदर में अभी कूलिंग सिस्टम का हमने देखा, नाउ हम लोग उसको कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे उस हिसाब से देखना है। उसमें डिफरेंट पहले तो हमने कूलिंग सिस्टम हमने भर दिया, कूलिंग सिस्टम हमने उसको पूरा फिल कर दिया। आफ्टर दैट हमको उसको डिफरेंट टेस्टिंग करना है, जैसे वो अलाइनमेंट में है कि नहीं है, वो टरबाइन के साइड में जो शाफ्ट कनेक्टेड हुआ है वो सही से बैलेंस में है कि नहीं है, वो सब हमको चेक करना है। उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर, उसमें कौन सा अर्थिंग रहता है वो हमको चेक करना है। एंड देन आप उसके बाद उसका बॉयलर का स्टीम ब्लोइंग के बाद आप जब टरबाइन को 3000 आरपीएम पे रन करवा के देन आप जनरेटर को कपल करते हैं, उसके बाद उसको ग्रिड अर्थिंग ग्रिड के साथ में कनेक्ट कैसे किया जाता है उसका प्रोसीजर है ये। तो सबसे पहले तो जनरेटर फुल अभी स्पीड में अभी चल रहा है, उसका फुल आरपीएम पे चालू हो चुका है, जैसे 3000 आरपीएम हमारा रेटेड आरपीएम कैपेसिटी है।
तो उस हिसाब से हम लोग एक बार इसमें स्लाइड में देखेंगे। एनिमेशन टाइप है। पहले तो हम लोग ग्रिड की तरफ का आइसोलेटर क्लोज करेंगे, उसके बाद ग्रिड की तरफ का सर्किट ब्रेकर क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरेटर की तरफ का सर्किट ब्रेकर क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे जब तक जनरेटर का और ग्रिड की तरफ का लाइन चार्ज होता है, तब तक बस बार के बीच में लाइन चार्ज होता है, तब तक वेट करेंगे, तब तक जब तक उसका जनरेटर का साइड का फ्रीक्वेंसी और ग्रिड साइड का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है, तब तक। ठीक है सर, आप स्लाइड को एंटर एंटर करेंगे तो एनिमेशन टाइप है उसमें। बस बस जैसे यहाँ पे बस बार 1 के साथ में वो भी कनेक्टेड है, जैसे ही हम लोग एक मिनट हाँ, तो जनरेटर की साइड का फ्रीक्वेंसी और ग्रिड की साइड का फ्रीक्वेंसी मैच करने का, जब अगर जनरेटर की साइड का फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज है, एग्जांपल जनरेटर की साइड का फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज है और ग्रिड साइड का 50 हर्ट्ज है, तो हम लोग मैच उसको नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ग्रिड के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, हमको उसका स्पीड मैच करना है, आरपीएम हमारा बढ़ाना है। जब तक जनरेटर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज से थोड़ा ज्यादा नहीं होता है, तब तक हमको जनरेटर का स्पीड बढ़ाना है। जब उसका स्पीड ग्रिड के स्पीड से थोड़ा, ग्रिड का फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, देन हमको उसको सिंक्रोनाइज करना है, जनरेटर की तरफ का सर्किट ब्रेकर क्लोज करना है। और उससे सर्किट क्लोज करने से पहले आपको वोल्टेज भी चेक करना है, उसका वोल्टेज, ग्रिड वोल्टेज और जनरेटर का वोल्टेज भी सेम होना चाहिए, प्लस उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग सिंक्रोनाइजर यूज करते हैं। तो सिंक्रोनाइजर अपने एक ऑटोमेटेड सिस्टम, अभी पहले हम लोग एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक मीटर यूज करते थे सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अभी हम लोग यूज करते हैं एक ऑटोमेटेड पीएलसी सिस्टम, जो अपने आप फ्रीक्वेंसी को मैच करने का, मैचिंग पॉइंट पे पीक टाइम पे ही वो जनरेटर को अपने आप ग्रिड के साथ में सिंक्रोनाइज कर देता है। तो जैसे ही वोल्टेज मैच होता है, आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए रेडी है, तो आप सिंक्रोनाइज कीजिए ग्रिड के साथ में, एंड वो ग्रिड के ऊपर में सप्लाई देना शुरू कर देगा, ग्रिड के ऊपर में पावर देना शुरू कर देगा। तो इसके लिए ये प्रोसीजर है। आपको इसमें कुछ डाउट है तो बोलिएगा। नेक्स्ट, जनरेटर पैरामीटर कंट्रोल। उसके कुछ पैरामीटर्स है, वो कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे वोल्टेज है, पावर फैक्टर है, एमवीआर है, वोल्टेज एम्पियर रेटिंग है, उसका कैसे हम लोग एक चेक मतलब उसको कंट्रोल किए जाता है। जैसे रोटर का टेम्परेचर ऑल्सो भी हम लोग कैसे करते हैं, तो उसका एक्साइटेशन फील्ड जो है, रिएक्टिव पावर एक्साइटेशन का फील्ड है, उसका फील्ड करंट हम लोग कंट्रोल करके उसका वोल्टेज, पावर फैक्टर, एमवीआर एंड रोटर का टेम्परेचर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है, करंट रेटिंग है, मेगावाट है, पावर आउटपुट है, और स्टेटर का कूलिंग है, टेम्परेचर राइज, वो किससे कंट्रोल होता है, तो वो स्टीम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीम के थ्रू आप टरबाइन का स्पीड को एडजस्ट कीजिए अपने इसके हिसाब से, गवर्नर के थ्रू। तो उसका स्पीड जैसे बढ़ेगा वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा,
करंट भी बढ़ेगा, उसका पावर आउटपुट भी बढ़ेगा। स्पीड कम होगा तो उसका पावर आउटपुट भी कम हो जाएगा, रेटेड करंट भी कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये एक शॉर्ट सर्किट जनरेटर का फील्ड करंट का शॉर्ट सर्किट टेस्ट का एक जस्ट एग्जांपल है। जनरेटर चालू करने से पहले हम लोग उसमें ओपन लूप और क्लोज लूप टेस्ट करते हैं। जब क्लोज लूप रहता है शॉर्ट सर्किट में, जब ओपन सर्किट रहता है तब उसका फील्ड का कॉइल वोल्टेज ये सब कितना रहता है, कॉइल वोल्टेज और करंट उसका रेटिंग कितना रहता है, और जब वो क्लोज लूप में रहता है तब वो कैसा रहता है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वो क्लोज लूप में रहता है तब उसका करंट उसका ऑलमोस्ट 22,000 आरपीएम के आसपास में जाता है, और रेटेड टर्मिनल वोल्टेज 21 किलोवाट रहता है, 21 केवी रहता है, क्योंकि उसके ऊपर में कोई इतना लोड नहीं है, उसको जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। एंड जब उसका तीनों फेज को पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाता है तब वो साइमल्टेनियसली स्ट्रेट लाइन में, मतलब आप वेक्टर के ऊपर हिसाब से देख सकते हैं, वो एकदम लोड के हिसाब से सर्टेन पावर फैक्टर की वजह से वो लैग भी होता है, प्लस वो एकदम लीनियर करंट प्रोवाइड करता है, एकदम स्ट्रेट करंट प्रोवाइड करता है, उसमें कोई लैग नहीं रहता है। नेक्स्ट। कर्व है, इसमें हम लोग जनरेटर का इनपुट और जनरेटर प्रॉपरली आउटपुट नहीं तो वो हमें चेक कर सकते हैं। कैपेबिलिटी कर्व के अंदर में हम लोग रख के चेक कर सकते हैं। जैसे उसका फर्स्ट सेगमेंट है ऊपर की तरफ वाला, वो ओवर एक्साइटेशन एंड अंडर एक्साइटेशन। जनरेटर Wait for 1 minute. There is a connectivity issue of the expert, so he will join soon. sorry for it was a network issue. हाँ, तो कैपेबिलिटी कर्व में है आप मोस्टली जनरेटर को अंडर एक्साइटेशन में ही चलाना पड़ता है या प्रॉपर एक्साइटेशन में चलाना पड़ता है। वो सेफ लिमिट एरिया इंडिकेट्स किया गया है उसमें। जैसे बी है, यहाँ पे बी है, वो सेफ लिमिट में ऑपरेट करने के लिए है कि इतना लिमिट में ही ऑपरेट करना है। अंडर एक्साइटेशन से क्या होगा, आपका कूलिंग ये सब प्रॉपर रहेगा, लेकिन आपको प्रॉपरली एफिशिएंट आउटपुट नहीं दे पाएगा जनरेटर,
अगर ओवर एक्साइटेशन रहेगा तो जनरेटर का कूलिंग के ऊपर इफेक्ट होगा, रोटर और स्टेटर कूल होगा, हीट लॉसेस होना शुरू हो जाएगा, कॉपर उसका कंडक्टर से उसको डैमेज होगा होने का चांसेस है। इसलिए हमको उसको ओवर प्रॉपर एक्साइटेशन में या तो अंडर एक्साइटेशन में चलाना चाहिए। जनरली उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? Thank you, Parth, for this wonderful session, and it is the very useful and knowledgeable for our students. Thank you. Thank you, Parth. Yeah, thank you. Okay. You can leave, Parth. Hello, sir. Hello. Hello.